देखना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। मुनीर की गिरफ्तारी पर एसटीएफ और एनआईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुनीर को बताया शातिर दिमाग इंसान। दिल्ली में भी लूट की कई वारदातों को दे चुका था अंजाम। अफजाल अंसारी ने प्राइम न्यूज पर बयां किया दर्द। कहा, मुझे समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया। मुख्तार के नाम पर अपनी छवि बना रहे हैं अखिलेश। सपा और बीजेपी पर लगाया मिली भगत का आरोप। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की सपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग। कहा, प्रदेश में गुंडे माफियाओं का है राज, पुलिस भी नहीं है सुरक्षित। बागपत में पंचायत का तुगलकी फरमान। लड़की के बदले लड़की उठाने का फैसला। लड़की अगवा करने के आरोपी के परिवार को सुनाया फैसला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी और जवानों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। हिजबुल का सरगना बताया जा रहा है आतंकी। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का तोहफा। 29 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में लग सकती है मोहर। वेतन में होगी 15 से 20% की बढ़ोतरी। करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। और नियमित किए जाने को लेकर देहरादून में उनपल कर्मचारियों की हड़ताल जारी। सचिवालय कूच के दौरान पुलिस से हुई धक्का मुक्की। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और ये वक्त है प्राइम एजेंडा का। सियासत की तासीर कुछ ऐसी होती है कि दोस्त भी जानी दुश्मन बन जाया करते हैं। कल तक समाजवादी पार्टी में विलय करने वाले अफजाल अंसारी आज अखिलेश यादव के खिलाफ भड़ास निकालते दिखाई दिए। उन्हें आज बुंदेलखंड के किसान याद आए, किसानों की बदहाली याद आई और इसके साथ ही गुंडे माफियाओं से त्रस्त जनता की भी याद आई। यह सवाल आप खुद से पूछ लीजिएगा कि अफजाल अंसारी कानून व्यवस्था के मसले पर सरकार को कैसे घेर सकते हैं। बहरहाल अब बात मायावती की अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मायावती पिछले कुछ दिनों से मीडिया में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गई हैं। मायावती बीते 4.25 साल से दिल्ली की राजनीति में रमी हुई थी। गाहे बगाहे समाजवादी पार्टी की सरकार को रस्मी तौर पर कोस दिया करती थी। बीएसपी के लोग सदन में थोड़ा हंगामा करके औपचारिकता निभा लिया करते थे। वहीं सड़क पर मायावती का वैसा संघर्ष देखने को नहीं मिला जिसकी एक विपक्ष से उम्मीद की जा सकती है, सिवाय बयानों के। बहरहाल कानून व्यवस्था का मसला वाकई में गंभीर है और अखिलेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का सवाल ऐसा है जो ज्यादातर इस सरकार और पार्टी को घेर लेता है। सवाल यह भी है कि युवा तुर्क चेहरे अखिलेश के शासन में हुए दंगे, पुलिस अधिकारियों की हत्याओं पर सरकार खुद को कैसे बचाएगी। और सबसे ताजा हमला जो अफजाल अंसारी ने किया है, इसका जवाब पार्टी और सरकार कैसे देगी। जैसा कि हमने कहा कि राजनीति की तासीर ही कुछ ऐसी है कि कब अपने पराये हो जाए और पराये अपने कुछ पता नहीं चलता। उत्तर प्रदेश की पिछले हफ्ते की सियासत तो कम से कम इसी तरीके से गुजरी है। अब इस सियासत के नतीजे कैसे आने वाले हैं, इनका क्या कुछ अंदेशा लगाया जा सकता है, जरा आज की डिबेट में हम समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार अजय प्रकाश आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम एजेंडा में। दिनेश दुबे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ विकास श्रीवास्तव जी हैं, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। दिनेश जी और विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा करने की कोशिश है अफजाल अंसारी की, जिस तरीके से आज आरोप लगाए गए, या फिर ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की कोशिश दिखाई दे रही है? आज जो सफाई पेश की अफजाल अंसारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसमें कुछ दम दिखाई देता है आपको?
देखिए, कम से कम अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी जैसे लोग जिस तरह की चिंता जाहिर कर रहे हैं, यह सिर्फ इतना है कि मुख्तार अंसारी का पत्ता कट गया और कोई इसके अलावा वजह नहीं नजर आती। क्योंकि दिनेश जी आएंगे, दिनेश जी हमारी आवाज आपको मिल रही है सर? शिवपाल सिंह विलय दिनेश जी आएंगे सर आपके पास। अखिलेश जी आदरणीय दिनेश जी, ये सवाल अजय जी के लिए था। बर्खास्त कर देते हैं। ठीक है दिनेश जी, बलराम यादव को महामंत्री हम समझते हैं सर आपकी व्यग्रता, हम समझते हैं, हम आएंगे दिनेश जी आएंगे। जरा वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से हमने ये सवाल लिया था, हम आ रहे हैं। अजय जी जैसे ही पूरा करेंगे हम आपके पास आ रहे हैं सर, प्लीज अजय जी अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए, मतलब मुख्तार अंसारी का जो जिस तरह से विलय हुआ और जिस तरह से मतलब अखिलेश के नेतृत्व को नकारते हुए हुआ, और तो उससे एक अंदेशा मुख्तार अंसारी को या अफजाल अंसारी को ये था कि बियॉन्ड द अखिलेश मुख्यमंत्री, बियॉन्ड द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उनकी एक हैसियत है पार्टी में, और वह हैसियत उनको लगा कि पुराना मुलायम सिंह का जो एक लगाव रहा है और मुलायम सिंह की अपनी जो एक पुरानी परंपरागत प्रैक्टिस रही है कि इनको भी बटोर लो, उनको भी बटोर लो, तो इससे उनको वह ताकत मिली थी। आज वह स्थिति खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे ही वाली है कि जैसे ही उन्हें लगा कि अब हमारे लिए कोई स्पेस और स्कोप नहीं बन पा रहा है, वो ऐसी स्थिति में उन्होंने अटैक किया है। लेकिन कोई जब पार्टी या कोई नेता जब अटैक करता है तो उसका एक नैतिक धरातल भी होता है। कम से कम अफजाल अंसारी का कोई नैतिक धरातल नहीं है या मुख्तार अंसारी का कोई नैतिक धरातल नहीं है जिस पर कि वह मतलब ये बात कहें। अजय जी लेकिन इतना तो नैतिक धरातल है ही कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नेता शिवपाल यादव जैसे कद का नेता उनके साथ बैठकर न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करता है विलय की। इतना तो नैतिक धरातल है ही कि शिवपाल यादव इस विवाद के बाद अगले दिन मीडिया में जब आते हैं तो सफाई देते हैं और नेताजी का नाम लेते हैं कि साहब नेताजी की स्वीकृति पर यह पूरा विलय हुआ। इतना नैतिक धरातल तो हम कह ही सकते हैं कि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा वो पूरे आंकड़े रख रहे थे कि कब बात हुई, कब हमें मिलवाया गया और नेताजी ने क्या भरोसा दिया। यहां तक कि नेताजी ने कहा क्या, नेताजी ने कहा कि हम बिछड़ गए थे अब हम फिर मिल रहे हैं। इतनी नैतिकता तो है कम से कम आज। मैं यही बात आपसे कह रहा था कि बियॉन्ड द मुख्यमंत्री यह जो स्पेस मिला उनको, शिवपाल यादव आया, वो जाहिर तौर पर स्पेस मुलायम सिंह के ही द्वारा से आता था। लेकिन शिवपाल, अब इसको हमको दो हिस्सों में बांटना चाहिए। एक जो परिवार की आपसी टकराहट है और सियासत की मतलब आगे जाने की तेजी है, और दूसरा बीच में इनका आने का एक रास्ता बना है। इन दो हिस्सों में देखें तो ऐसी स्थिति में पूरा मतलब शिवपाल यादव लगातार चूंकि आखिरी वर्ष है यह सरकार का, तो उनकी कोशिश है कि मतलब हालांकि क्या कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो चाहते हैं कि क्या दोबारा भी अगर मौका मिलता है या संभावना बनती है तो क्या दोबारा भी मुख्यमंत्री अखिलेश ही होंगे। तो मुख्य अंतर विरोध ये है, उसके ये मतलब पार्ट्स हैं, अफजाल अंसारी है, मुख्तार अंसारी है। अफजाल अंसारी का अंतर विरोध या समझदारी अजय जी हम ये कह सकते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो बहुत सारे बयान दे रहे थे और जवाब दे रहे थे एक तरीके से विलय के रद्द होने का, तो उसमें वो अखिलेश यादव पर निशाना ज्यादा साध रहे थे। वो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव या समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ भी बहुत मुखर तौर पर नहीं बोल रहे थे। हम चलते हैं सर आगे, आपसे चर्चा करेंगे। हम जरा आप दिनेश जी को शामिल कर ले। दिनेश जी, समाजवादी पार्टी और कौमी एकता दल के रिश्तों को लेकर जो कुछ है वो अब सबके सामने है, जग जाहिर है। लेकिन आज अफजाल अंसारी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समाजवादी पार्टी को आरोपों में लपेटा तो उन्होंने एक आरोप यह लगाया जो लगता आ रहा है आप लोगों पर कि साहब सपा और भाजपा की मिली भगत है। यहां भी आप लपेटे में आ गए, खारिज करेंगे या कोई जवाब देना चाहेंगे? देखिए, उनके कहने का मैं खंडन करता हूं। वह जब गए थे तो क्या मंशा लेके गए थे, और समाजवादी पार्टी ने जब उनको विलय कराया था, शिवपाल सिंह ने विलय कराया था, तब उनकी बात, तब तो उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया। अब जब खटक गई
चोर चोर मौसेरे भाई जब आपस में पटी नहीं, भेद खुल गया। और ये बगुला भगत की कहावत है कि ये लोगों की मिली भगत थी। अखिलेश भी जानते थे, शिवपाल भी जानते थे, मुलायम सिंह जानते थे, ये सबकी मिली भगत से हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सबकी मिली भगत है और बगुला भगत न बने, न अखिलेश बगुला भगत बने। ये उन्होंने मिलकर के सारे काम किए हैं। और जो अपराधी अफजाल अंसारी हैं आज की डेट दिनेश जी ठीक है। जनता अफजाल अंसारी साहब खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अफजाल अंसारी साहब, बहुत स्वागत है प्राइम एजेंडा में। सर, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश की जनता ने देखी। हम ये जानना चाहते हैं अफजाल अंसारी साहब कि क्या कहीं से भी आपको इस परिणाम का अंदेशा था जो आपके साथ हुआ? क्या आप सशंकित थे? क्या आपको कोई डर था कि समाजवादी पार्टी का जो पिछला इतिहास रहा है वो आपके साथ भी दोहराया जा सकता है? देखिए, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी से वार्ता के बाद, माननीय शिवपाल यादव जी से वार्ता के बाद जी, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि इस तरह से मेरे साथ किया जाएगा, क्योंकि मैंने कोई शर्त भी नहीं रखी थी। ज्वाइनिंग भी मुख्तार अंसारी की नहीं हो रही थी। मुझे घर वापसी का न्योता दिया गया था और मैं ये कभी सोच नहीं सकता था कि उसी पार्टी का कोई नेता अपना आदर्श, अपना सिद्धांत, अपने पिता को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अपने चाचा को और अपनी पार्टी के नेताओं को भी वो उसके अनुसार आचरण करने के लिए सहमत कर पाए। आज अखिलेश जी कहते हैं कि हमें ये सब स्वीकार नहीं। ये अगर उनका आदर्श था तो इस आदर्श को वो पहले अपने पिताश्री को, अपने चाचा को और अपनी पार्टी के जिम्मेदार नेताओं को कन्विंस कर लिए होते। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे ये लगता है कि वोट मिल गया, फायदा उन्हें हासिल हो गया। उसके बाद उन लोगों ने जो भी इनकी जिद थी, इनकी जिद को पूरा किया। मुझे लगता है नेताजी बुजुर्ग हो गए हैं और अब उनकी चलती नहीं है। और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को अलग थलग वैसे ही कोने में खड़ा कर दिया गया है और एक झटका और दे दिया गया। वैसे भी आप जानते हैं, पूरा देश जानता है कि बिहार में जब महागठबंधन का सवाल था, जी बिल्कुल, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। बिहार भेजे गए थे पटना में रैली में और फिर उस महागठबंधन को भी तोड़ दिया गया था। तो विश्वास करना ये बुरी बात नहीं है, विश्वासघात करना ये बुरी बात है। हमें पहले से आभास नहीं था, हम तो धोखा खाए हैं, हमें अपमानित किया गया है, घर में बुलाया गया और घर में सुला के गला काटा गया। अच्छा अंसारी साहब, जी अंसारी साहब, आप कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल सोच नहीं सकता था, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके मुझे एक टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया, घर बुलाकर अपमान किया गया। क्या इस पूरे घटनाक्रम से अब अफजाल अंसारी की कोई सोच बदलेगी? और हम एक और चीज देख रहे हैं कि जो सोच में बदलाव है ये सिर्फ अखिलेश यादव के प्रति दिख रहा है, समाजवादी पार्टी या नेताजी या शिवपाल यादव के साथ नहीं दिख रहा है। इसकी कोई खास वजह? अब कोई खास वजह क्या है? अगर जिसका जो रोल रहा है वो अस्पष्ट है बिल्कुल। अगर ये लोग इस विचार, मुझे नहीं लगता कि उस कहानी में, उस कहानी की स्क्रिप्ट में इन लोगों को पहले से ये भूमिका बताई गई रही होगी। क्योंकि मुझे ज्वाइन कराते समय सारे मीडिया के सामने जिस तरह से शिवपाल जी ने सूची पढ़ी, बिल्कुल ठीक बातें कही, मुझे माइक दिया अपनी बातें कहने का, कहीं से कोई ऐसी बात नहीं थी और मेरा का अपमान हुआ, मुझे तो अपमानित किया गया। लेकिन अपने पिताश्री, उन्होंने पार्टी बनाई समाजवादी पार्टी, जिनके सिद्धांतों पे पार्टी चल रही, उनके चाचा जिनके परिश्रम से ये पार्टी खड़ी हुई, आज समाजवादी पार्टी की नीतियों, उनके बुजुर्गों के परिश्रम से जो समाजवादी पार्टी का ये स्तर है, उस सबको दरकिनार करके अब बात कहाँ है? सिर्फ एक बात है कि वो बात है कि अखिलेश यादव का साफ सुथरा चेहरा, जो मुलायम सिंह यादव के जमाने की समाजवादी पार्टी थी, जिसमें बदनामियां झलकती थी, उसको धो दिया, उसको छुपा दिया। तो जो छुपा दे रहा मुलायम सिंह की नीतियों को, छुपा दे रहा मुलायम सिंह की छवि को,
जो छुपा देना समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों को, इसलिए मैंने कहा था कहीं ना कहीं अहंकार है और सलाहकारों ने। अच्छा अफजल अंसारी साहब, वैसे तो ये कहा जा रहा है कि बाकायदा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और पार्लियामेंट की बैठक में ये फैसला लिया गया और वो फैसला सारे नेता मान रहे हैं, ये कहा जा रहा है और आप तक भी ये बात पहुंची होगी। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अब आप तजुर्बे से ये कह सकते हैं, चूंकि आपको हाल ही में तजुर्बा हुआ है, कि अब समाजवादी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की ही चल रही है, अखिलेश यादव जो फैसला ले रहे हैं वही फैसला पार्टी का फैसला है, क्या यह बात अब तजुर्बे से आप कह सकते हैं? मुझे पूरी तरह से ऐसा लगता है कि हस्तिनापुर का इतिहास दोहराया जाने वाला है समाजवादी पार्टी में भी। मनमानी हो रही है और नेताजी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, इसलिए उनकी चल नहीं रही है। ये मनमानी अखिलेश यादव कर रहे हैं, में भी है, सत्ता में भी है, वो मनमानी कर रहा है। नहीं अफजल अंसारी साहब, ये अखिलेश यादव कर रहे हैं मनमानी? बिल्कुल कर रहे हैं मनमानी, बिल्कुल मनमानी उनकी है, क्योंकि अगर उनकी मनमानी नहीं होती तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक पहले भी हो सकती थी। और ये जो भी कहता है ये सरासर झूठ है कि अखिलेश यादव जौनपुर में थे, ज्वाइनिंग हुई 1 बजने में 10 मिनट पहले अखिलेश यादव अपने आवास पर, मुख्यमंत्री आवास पर आ चुके थे। उनका हेलीकॉप्टर लखनऊ में वापस आकर लैंड कर चुका था, वो अपने आवास में पहुंच चुके थे। ये मेरी बात जांच करा। अच्छा अंसारी साहब, एक बात और बता दीजिए, आप इतना खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, एक बात और बता दीजिए, ये प्रचारित किया गया या ये कहा गया कि साहब मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, उनकी जानकारी में नहीं था, उन्हें बाईपास किया गया और उन्हें बाईपास करके या उनकी जानकारी के बगैर कौमी एकता दल का विलय कर लिया गया, इसलिए वो नाराज हो गए। क्या यह बात सही है या इस बात में भी कोई झोल है? उनकी जानकारी में था, वो बाद में नाराज हुए। 1 बजने में 10 मिनट पहले मुख्यमंत्री आवास में आ चुके थे, 2:10 पे ज्वाइनिंग की कार्रवाई हुई। उस दिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी की तबीयत खराब थी, शिवपाल यादव, बलराम यादव की उपस्थिति में खुद जाकर के उनसे आवास पर मिले। उस दिन नेताजी नीचे नहीं आए थे, ऊपर जाके मुलाकात किए। उन्होंने उस दिन भी कहा कि हाँ आज ही ज्वाइनिंग करा दो। मेरे सामने ये मजबूरी थी कि उसी दिन हमारे बड़े भाई विधायक शिवकतुल्लाह अंसारी उम्रा करने के लिए मक्का जा रहे थे और 5 बजे उनका जहाज था, इसलिए मैंने कहा था कि आज ही ये चीज संपन्न कराइए या फिर ईद के बाद के लिए रखिए। नेताजी ने कहा नहीं आज संपन्न कराओ, और तब आज संपन्न हुआ। जब उनके पिताश्री जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब उनके चाचा श्री जो चुनाव के प्रभारी हैं, उनको भी वो अपनी नीतियों और अपने सिद्धांतों और अपने आदर्शों से अवगत नहीं कराए हुए हैं कि ऐसे लोगों को मत आप सिमटिए। अच्छा अफजल अंसारी साहब, अब चूंकि पूरा वाकया हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है, क्या अब आप कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट शायद पहले लिख ली गई थी? क्या अब आप ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि चुनाव में आपका इस्तेमाल करके कलाकारों ने जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव में हमारे वोट से इनको फायदा मिल गया, उसके बाद इनके सलाहकारों ने इसमें इनको अलग से भरना शुरू किया कि देखिए इस पचड़े में देने की जरूरत नहीं है कि आप क्या किए क्या ना किए, आप एक स्टैंड लीजिए। पिछली बार आप रथ लेके निकले थे, डीपी यादव को पार्टी में आने से रोक करके गए थे, प्रदेश की जनता ने आपके इस फैसले के ऊपर वोट दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। अब आप चाहे नादानी समझते। अच्छा ठीक है अफजल साहब, एक सवाल, एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। अफजल अंसारी साहब, हम इसी घटना पर प्राइम एजेंडा कर रहे हैं, बड़ा पैनल हमारे साथ है। एक सवाल और हम आपसे चाहते हैं, उसके बाद हम अपनी डिबेट में जाएंगे। ये बताइए कि आज आपने बहन जी की बड़ी तारीफ की है, इस तारीफ को किस नजरिए से देखा जाए? क्या ये बीएसपी के साथ नजदीकियों से जुड़ी हुई तारीफ है या फिर ये भीतर से निकलती हुई एक आवाज है? क्या है, कैसे समझे हम इसे? जी नहीं, मेरे बयान में नहीं था, ये प्रश्न किया गया था माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में और सुश्री मायावती जी के बारे में कि आप अपने अनुभव से नेताओं के बारे में क्या समझते हैं। हमने कहा माननीय मुलायम सिंह यादव बड़े नेता हैं, वो बुजुर्ग हो चुके हैं और आज की तिथि में बीमार हैं, मैंने उन्हें देखा है। दूसरी हमने ये कहा कि सुश्री मायावती जी, इनके शासन करने का एक अलग तरीका है। आज अखिलेश यादव जी अपने मंत्रियों को बर्खास्त करके अपनी पार्टी में अपनी मनमानी चलाने के लिए उनमें दहशत पैदा करते हैं। और सुश्री बहन मायावती जी के शासन में हमने देखा है
कि जो बेलगाम नौकरशाह थे वो डरते थे। शासन में जो कड़ाई होनी चाहिए, जो हैंड्स हैं सरकार के उन सभी योजनाओं को लागू करने के लिए, ये प्रदेश के सब लोग जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर लगाम मजबूत पकड़ने की उनको सलाहियत थी। यही बात मैंने कहा था। ये मेरा अपना अनुभव था, हो सकता है गलत हो, किसी का और हो, लेकिन दोनों नेताओं के बारे में मैंने जो महसूस किया था, मैंने उनके प्रश्नों के उत्तर में ये बात कही है। अब आप इससे तात्पर्य चाहे जो निकालिए। शुक्रिया अफजाल अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी साफगोई से अपनी बात रखने के लिए। प्राइम एजेंडा में आज की इस डिबेट में केसी जैन साहब जुड़े हुए हैं, सह प्रवक्ता और नेता हैं समाजवादी पार्टी के। केसी जैन साहब, आपने सुना होगा कि क्या कह रहे थे अभी अफजाल अंसारी साहब, और कहते कहते वो क्या कह गए, वो तो ये भी कह गए कि साहब अखिलेश यादव की सिर्फ चल रही है, नेताजी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, वो कुछ ज्यादा निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, और क्या हो रहा है हम आपसे जवाब लेंगे। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया साहब जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता नेता बहुजन समाज पार्टी। सुधींद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। पहले तो हम टिप्पणी चाहेंगे, ये जो अफजाल अंसारी जो कुछ भी कह रहे हैं अपने तजुर्बे पर समाजवादी पार्टी के नजरिए से और बीएसपी के नजरिए से। भदौरिया जी, आवाज आपको मिल रही है सर? सुधींद्र भदौरिया साहब, लगता है फोन अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, हम फोन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। विकास श्रीवास्तव, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहा हूं जी। विकास जी, क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश सरकार का माफिया गुंडा राज उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, और अब सरकार के एक बड़े नेता ने एक अंसारी बंधुओं को ज्वाइन कराया और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम गुंडे बदमाशों को अपनी पार्टी में स्थान नहीं देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में आधे दर्जन मंत्रियों के ऊपर अंसारी बंधुओं से ज़्यादा बड़ा अपराध लगा हुआ है। उस धाराओं के तहत वो मुकदमे में लंबित हैं, उनके मुकदमे चल रहे हैं जी। इसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने एक स्टैंड लिया कि हम अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश सरकार चाहते हैं। 4.5 साल में जितने पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई, जितने उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार और मकान कब्जे की दबंगई के मुकदमे आए, उसमें लगातार समाजवादी पार्टी का कोई कदम नहीं उठा दिखाई पड़ा। आज ये जो राजनीतिक इच्छा शक्ति का जो प्रदर्शन का ढोंग रचा जा रहा है, वो आज पूरे देश के सामने दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफ समाजवाद का नारा लेते हैं, वोट की खातिर अंसारी बंधुओं को ज्वाइन कराते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जब अपने ही लोगों द्वारा घेरे जाते हैं, मीडिया के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घेरे गए, कांग्रेस के द्वारा घेरे गए, तो उन्होंने अपना चेहरा साफ करने के लिए एक उससे भी ज्यादा गलत कदम उठाया। ये एक राजनीतिक शिष्टाचार में ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है कि किसी नेता को आप बुलाइए, बैठाइए, जबकि उसका एक वजूद है, एक वोट बैंक के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, स्वागत करिए, और फिर बात नहीं बने तो बाहर हो जाए। वहां पर बैठाया, ठीक है। तब आपको सुधींद्र भदौरिया साहब जुड़ चुके हैं, और ठीक है, अब वो अपराधी दिखाई देने लगा। विकास श्रीवास्तव जी, आ रहे हैं हम सर आपके पास। सुधींद्र भदौरिया साहब जुड़ चुके हैं, उनकी टिप्पणी भी बड़ी महत्वपूर्ण है। सुधींद्र भदौरिया साहब, कैसे देख रहे हैं? क्या हम ये माने कि समाजवादी पार्टी का यूज एंड थ्रो का इतिहास काफी पुराना है और वही कहानी कौमी एकता दल के साथ दोहरा दी गई? देखिए, ऐसा है, मैं मुलायम सिंह जी के इतिहास से ही शुरू करना चाहता हूं। पहले आप ये देखिए कि उन्होंने किस तरह से चौधरी चरण सिंह को धोखा दिया, फिर उन्होंने चौधरी देवीलाल को धोखा दिया, फिर उन्होंने चंद्रशेखर को धोखा दिया, उन्होंने वीपी सिंह को धोखा दिया, और अभी हाल में जो उन्होंने हालत की थी श्री बेनी प्रसाद वर्मा की, और श्री उनके जो बहुत ही करीबी अब फिर से हो गए अमर सिंह, तो बेनी प्रसाद वर्मा ने ये कहा था कि कुछ लोग, अब 4 लोग बचेंगे कंधा देने के लिए उनके
पर मैं नहीं चाहता हूं, मैं इस तरह की भाषा को पसंद नहीं करता हूं, पर उनकी पार्टी को कंधा देने के लिए अब बेनी प्रसाद वर्मा जरूर वहां पहुंच गए हैं। मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये इनके परिवार की पुरानी फितरत है, ये पुरानी फितरत को उनके पुत्र भी दोहरा रहे हैं। ये पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। राज्यसभा के चुनाव में इस्तेमाल किया, टिश्यू पेपर का काम पूरा हुआ, नाक पोंछी और फेंक दिया। तो ये इन्होंने अंसारी बंधुओं को नाक पोंछ कर फेंक दिया है। पर मैं एक चीज और कह दूं, जैसे इन्होंने अभी फिर से बेनी वर्मा को ले लिया और इन्होंने अमर सिंह को ले लिया, फिर ये चले जाएंगे, उनके पैर पकड़ लेंगे चुनाव में, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं अपने फायदे के लिए और किसी को भी सूली चढ़ा सकते हैं अपने फायदे के लिए। केसी जैन साहब, अब ठीक है, केसी जैन साहब आपके पास वापस जा रहा है? नहीं, केसी जैन साहब आप ही के पास आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल छोड़िए, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं और तकरीबन हर एक साल में एक इस तरीके का तजुर्बा सामने आ जाता है, आपको नहीं लगता केसी जैन साहब कि इससे पार्टी की इमेज पर एक धक्का लगता है? अभी अफजाल अंसारी को आप खुद सुन रहे होंगे स्टूडियो में, वो तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे थे आपकी पार्टी पर। वो तो ये कह रहे थे कि उनका अपमान किया गया और वो घर बुलाकर अपमान किया गया। ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के नाम पर आप लोग बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं और दिखा दिया, ये बैठक पहले कर ली होती है, समन्वय ये चिंतन पहले कर लिया होता, उसके बाद फैसला किया होता कि हमें कौमी एकता दल का विलय करना है या नहीं करना है। देखिए राजीव जी, ये पहली बात, ये निर्णय पार्टी का निर्णय है और बाकी दल आरोप लगा रहे हैं। जब विलय हुआ था वो निर्णय किसका था? लेकिन आप ये देखिए, नहीं केसी जैन साहब, जब आपने कौमी एकता दल का विलय किया वो निर्णय पार्टी का निर्णय नहीं था? जो निर्णय लिया, अरे आप बात सुनिएंगे, आप क्वेश्चन आ गया, आप जवाब सुन लीजिए। आप राजीव जी जवाब सुन लीजिए। आप टू द पॉइंट जवाब दीजिए सर, बहुत घुमाने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट। जब शिवपाल जी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस कर रहे थे और ये बता रहे थे कि इससे समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत होगी, जब ये पार्टी में आए, बोलिए बोलिए राजीव जी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ने ये निर्णय लिया कि किसी भी ऐसी छवि के व्यक्ति को जिसकी छवि बहुत ही दागदार है, ऐसी छवि के व्यक्ति को पार्टी में नहीं लिया जाएगा। ये बात शिवपाल जी को नहीं मालूम थी क्या? जो है अफजाल अंसारी आए थे, नहीं आप बात सुनेंगे। देखिए, अफजाल अंसारी आए थे, मुख्तार अंसारी पार्टी में नहीं थे और जो लिस्ट दी गई थी वो अफजाल अंसारी उनके और साथ के लोगों की थी। लेकिन जो कौमी एकता दल है, कौमी एकता दल की पहचान ही मुख्तार अंसारी के नाम से, और जो देखिए जैन साहब, मुख्तार अंसारी को छोड़ इतना बड़ा पैनल मौजूद है, हम ये कह रहे हैं कि इतना गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है भाई। अगर पहचान ही मुख्तार अंसारी के नाम से है, जब वो छोड़ने को, अरे जैन साहब आप सीधा सवाल तो लीजिए, आप बात को अननेसेसरी लंबा कर रहे हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब पहचान ही मुख्तार अंसारी के नाम से है तो शिवपाल जी को वो पहचान दिखी या नहीं दिखी? जी नहीं, बिल्कुल दिखी, लेकिन तब तक और इसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। नहीं आ रहे। लेकिन कौमी एकता दल जो की है वही उस चीज को नहीं तैयार था ना। कौमी एकता दल ने पहले कहा कि नहीं अफजाल अंसारी नहीं है, बाहर है, फिर कहा कि नहीं जो अफजाल अंसारी ने कहा, फिर कहा नहीं मुख्तार अंसारी से तो हमारी पार्टी है, मुख्तार अंसारी की मेरा पार्टी कैसे? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं, नहीं आप ये कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी ने शिवपाल यादव को धोखे में रखा। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको राजीव जी, जब ये बाबू सिंह कुशवाहा को जो है मायावती जी ने निकाला अपनी पार्टी से, अच्छा, और उनपे कैसे कैसे आरोप थे, वो जेल जाने वाले थे, जेल गए, जेल से वापस आए और उसको भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सफाइयां पचती नहीं है केसी जैन साहब, मुश्किल है। ऐसे तर्क बड़े भोथरे से लगते हैं। हम जरा अजय जी को सुन लेते हैं। अजय जी बात को समझ में आ रही, कुछ गले उतर रही है वही। केसी जैन साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब जरा अजय जी को भी सुन लीजिए। आपने अपने मन की तो बात कह ली, अजय जी उतर रही है कहीं कुछ बात, कोई तर्कपूर्ण कोई चीज लग रही है? जैन साहब जो कह रहे हैं उससे एक बात बहुत साफ हो रही है
कि अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का तो जो होना होगा अगले चुनाव में होगा, लेकिन अफजाल अंसारी के बहाने समाजवादी पार्टी के भीतर आपसी टकराहटें कितनी बड़ी और तगड़ी हैं, यह बहुत सतह पर है। ये छोटे से विलय में मात्र 2 विधानसभा की पार्टी है, एक परिवार की वो भी पार्टी है, और उस पार्टी ने पूरे के पूरे मतलब समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव एक राह चलते हैं, मुलायम सिंह दूसरी राह चलते हैं, अखिलेश यादव तीसरी राह चलते हैं, और जो आज भाजपा के अध्यक्ष ने बात कही है कि कुल 3.5 मुख्यमंत्री हैं, तो अभी तो 3.5 हैं, अगर आप देखें तो कई एक मुख्यमंत्री हैं उसके अलावा। तो यह बात कम से कम चुनावी साल में फिर एक बार उभर कर आ गई है, जिसका प्रयास कर रहे थे लगातार अखिलेश कि कम से कम इस चुनावी साल में यह मैसेज मतलब राज्य को जाए, राज्य को जाए, जिससे कि यह पता चले वो उल्टा गया, बेसिकली वो उल्टा गया है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है। अरे जैन साहब, हम भारतीय जनता पार्टी की चर्चा नहीं कर रहे, परिवार का सवाल है सर। भारतीय जनता पार्टी इसमें कहां से आ गई? संदर्भ के लिए मैंने बोला, वैसे तो हम पहले से भी हम लोग मतलब देख रहे हैं कि अखिलेश कुछ और कहते हैं, आजम खान कुछ और बोल देते हैं। आप सोचिए, मुख्यमंत्री जी का आखिर में माना गया। ठीक है, अब जरा एक सवाल देखिए, अखिलेश यादव जी वास्तव में हम दिनेश दुबे साहब के पास आए और विकास जी को फिर जोड़े। इससे पहले आज आप पे डबल अटैक हुआ है, बहन जी ने भी डबल अटैक किया है। केसी जैन साहब, बहन जी ने आज खुलकर यह कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि साहब आपकी पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति है। बौदेरे साहब, ऐसा क्यों कह रही है बहन जी? हालांकि बहन जी भी इस दौरान थोड़ी ज्यादा सक्रिय दिख रही है। भदौरिया साहब, बस ठीक है, सुन लीजिए, भदौरिया साहब को सुन लीजिए, जैन साहब सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। केसी जैन साहब पहले सुन लीजिए, भदौरिया साहब को फिर जवाब दीजिए। ये चीख चिल्ला ले पहले, जैन साहब सुन लीजिए, चिल्ला ले। बोलिए भदौरिया साहब, क्या मैं अपनी बात कह सकता हूँ? हाँ कहिए, बिल्कुल कहिए। आपकी एक सीट नहीं बची। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके यही सुन लीजिए, शुरू कर। असल में ये बौखला गए हैं, हताश है, और ये बड़े भारी ऐसा लगता है। सुन तो लीजिए, जवाब देने का मौका मिलेगा। व्यवस्था और शांति के बड़े भारी पुजारी है। इनको देखिए, ये फूल इन्होंने एमपी बनाया, इन्होंने गदुआ के परिवार के लोगों को विधानसभा पहुंचाया, इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं नाम गिनाना शुरू करूं, मदन भैया से लेके और चले जाए हम गोरखपुर तक, इतने नाम गिना देंगे, इतने अपराधियों। जैन साहब, 50 अपराधियों आदरणीय केसी जैन साहब, सुन तो लीजिए, जब सुनेंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे सर। खाली एक चीज जरूर की है, क्योंकि इनके घर में अब गृह युद्ध भी हो रहा है, ये बात स्पष्ट है, जो कि बहुत सब लोग जान रहे हैं। अब ये जूतम पैजार जो इनके घर का है, ये बाहर आ गया है, और मैं आपको बता दूं, ये पार्टी कई खंडों में टूटेगी, और ये चुनाव से पहले भी टूटेगी, और चुनाव के बाद को ये छिन्न उड़ जाएगी, इसके छिन्न भिन्न रेशे की तरह उड़ जाएंगे। आप ये सब लोग देखेंगे। अच्छा ठीक है, जैन साहब सवाल लेने दीजिए, जैन साहब सवाल लेने दीजिए, लेकिन भदौरिया साहब, ठीक है जैन साहब सवाल लेने दीजिए, सुदीन भदौरिया साहब, लेकिन यह भी सही है कि बहन जी इस दौर में थोड़ी ज्यादा सक्रिय हुई हैं। हमने देखा है पिछले 15-20 दिन में वो कई बार मीडिया के सामने आई हैं। हमने मीडिया में उनका ऐसा प्रेजेंस थोड़ा कम देखा था, कभी 3 महीने में, कभी 6 महीने में वो मीडिया के सामने आ जाती थी। क्या हम ये माने कि ये चुनावी साल का ही परिणाम है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको 2 चीजों के बारे में स्पष्ट कर दूं। बहन मायावती जी पूरे समय सक्रिय रहती हैं पार्टी के निर्माण कार्य के अंदर, और पार्टी के निर्माण कार्य के साथ साथ वो हमारे देश के जो अन्य राज्य हैं वहां के कार्यकर्ताओं से भी संवाद स्थापित रखती हैं। जहां तक मीडिया का प्रश्न है, वो समय समय पर उससे संवाद करती हैं। पर इस बीच इन लोगों ने जो वंशवाद के, जो अपराधीकरण के, जो दंगावाद के, जो इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जिससे संविधान को चुनौती दे रहे हैं, जो कानून व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं, तो बहन मायावती जी को सक्रिय होकर इन ताकतों का मुकाबला करना पड़ रहा है। और हमारे जैसे सिपाही, हमारे जैसे कार्यकर्ता जो देश भर में फैले हुए हैं और गांव में काम करने वाले लोग, इसके लिए हम उस नीले झंडे को लेकर हर
जगह ये संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा भदौरिया साहब, हम इससे पहले कि चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, चूंकि आप बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता और नेता है पार्टी के, जब कोई घटना होती है तब तो हम उसके त्वरित आकलन में जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तो हमें थोड़ी गहराई का भी अंदाजा लगता है। भदौरिया साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्ति जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हो, जो पार्टी का बड़ा चेहरा हो और जिसके बारे में कभी कोई ऐसी बात ना आई हो कि साहब ये कोई गुफअप हो सकता है, वो अचानक अगर कोई ऐसा डिसीजन कर ले और मीडिया में बड़ी सुर्खी बन जाए, अब कुछ दिनों के बाद के आकलन में आप क्या कुछ कहने की स्थिति में हैं? क्या वाकई वही रीजन है जो दिए जा रहे हैं बहन जी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, या कुछ वो चीजें भी हैं जिनकी तरफ खुद मौर्य इशारा कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बतला दूं, ये जिनका मैंने उल्लेख किया था, जिन ताकतों का वंशवाद से लेके धन बल, बाहुबल, गुंडाबल, ये कोई नई चीज नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ उस समय के शासक दल के लोगों ने उनके सेक्रेटरी को ही खड़ा कर दिया था, और मान्यवर काशीराम जी के जीवन काल में इन लोगों ने कई बार, इन ताकतों ने पार्टी तोड़ने की कोशिश की। बहन मायावती जी जब पिछली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी और सपा ने मिलकर, आपको याद होगा 2003 में उनके स्पीकर ने कभी 3 एमएलए, कभी 5 एमएलए, कभी 7 एमएलए, इन्होंने जिस तरह से उत्तरांचल के अंदर किया, उस तरह से धज्जियां उड़ाई इन्होंने एंटी डिफेक्शन बिल की उस समय। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य को लोभ, लालच, प्रलोभन, वो वाले लोग जो समाज में समता मूलक समाज नहीं चाहते हैं, उन लोगों ने बड़ा प्रलोभन दिया। अब वो उसके बारे में आपके सामने धीरे धीरे सब चीजें सामने आएंगी जैसे जैसे समय बीतेगा। मैं ये जरूर कह दूं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे मतदाता पहले से ज्यादा और ताकत के साथ बहन मायावती जी के इस संदेश को लेकर काम करेंगे। अच्छा हमारी भदौरिया साहब, ऊर्जा और बढ़ी है, हमें जितनी चुनौती मिलती है, ठीक, जैन साहब रुक जाइए, हमारी ताकत बढ़ती है। ठीक है भदौरिया साहब, इसी क्रम में, ठीक है केसी जैन साहब सुन तो लीजिए सर, अरे सुन तो लीजिए, केसी जैन, ओहो वो अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, जैन साहब सुन तो लीजिए। ओहो जैन साहब आप तो, हाँ ठीक है जैन साहब, जैन साहब थोड़ा धीरज रखिए। ओहो जैन साहब थोड़ा, जैन साहब थोड़ा धीरज रखिए, जैन साहब थोड़ा धीरज रखिए। इसी क्रम में भदौरिया साहब एक सवाल और पूछ लेना चाहता हूं। आपको शर्मानी चाहिए। अरे जैन साहब चुनाव अभी दूर है, भदौरिया साहब एक सवाल और पूछ लेना चाहता हूं। आप जो कह रहे हैं उसका लब्बो लबाब ये है, ये हार इनको दिखाई दे रही है इसलिए बौखलाए हुए हैं। ठीक है, लब्बो लबाब ये है आपकी बात का भदौरिया साहब कि स्वामी प्रसाद मौर्य विपक्ष के हाथों में खेल रहे थे और वो उसी का शिकार हुए। हम ये जानना चाहते हैं भदौरिया साहब कि आप लोगों को क्या इस बात की कोई भनक नहीं लगी थी? आपको मालूम है कि वो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने उनकी तारीफ की, मुख्यमंत्री जी ने इनकी तारीफ की और उन्होंने कहा ये अच्छे कार्यकर्ता है। फिर उन्होंने कहा कि ये गुंडों की पार्टी है, फिर वो कूद के वो अपना तोड़ रहे हैं, हमें जहां सौदा मिलेगा वहां जाएंगे। वो सौदागर हैं और वो अपना सौदागिरी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं, कभी सपा में कर रहे हैं। अपने चरित्र का परिचय उन्होंने निकलने के बाद दे दिया। ठीक है, बसपा में रहते हुए वो किस तरह के सौदागर थे? नहीं ये सवाल अभी हम भदौरिया साहब से नहीं लेंगे, हम जरा अभी दिनेश दुबे साहब के पास जाएंगे। शुरुआती टिप्पणी के बाद दिनेश दुबे साहब काफी चुप बैठे हैं। दिनेश दुबे साहब, ये जो अभी केसी जैन साहब तर्क रख रहे थे अफजाल अंसारी को लेकर, आपने तो अफजाल अंसारी को लाइव अभी सुना, क्या आपको लगता है कि ये बातें गले के नीचे उतरने लायक हैं कि साहब मुख्तार अंसारी ही चेहरा है, शिवपाल यादव को धोखे में रखा गया? देखिए राजू जी, ये सोची समझी जानी बुझी ये पॉलिटिकल नौटंकी थी, और नौटंकी जो होती है थोड़े समय का होती है, नौटंकी समाप्त हो गई है। इस समय अखिलेश को दिख रहा है
कि मैं अपनी छवि सुधार करके जनता के बीच में जाऊंगा तो हमें वोट मिलेगा, लेकिन जनता सब जानती है, जनता जवाब देना चाहती है। कोई भी अपराधी हो, कोई माफिया हो, कोई बलात्कारी हो, अगर वो किसी पार्टी में विलय करता है तो उसकी पार्टी विलय करती है, लेकिन उसका चरित्र भी उस पार्टी में जाता है, ठीक है, और वो उसका चरित्र भी उस पार्टी को गंदा करता है। इसलिए अखिलेश ने सोची समझी बूझी राजनीति के तहत ये सब कार्य किया है। अच्छा, दिनेश दुबे जी, बगुला भगत बनने का प्रयास। दिनेश दुबे जी, क्या अखिलेश यादव ठीक वैसी ही सोची समझी राजनीति कर रहे हैं जैसे आप लोग कैराना पर कर रहे हैं? केसी जैन साहब, सर सवाल तो लेने दीजिए। बाबू सिंह कुशवाहा कितने पवित्र थे जो सवाल केसी जैन साहब, देखिए कैराना का तर्क राज्यपाल जी को दे दिया गया है। वहां से लोग जितने लोग पलायन किए हुए हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश का नागरिक, हमारे देश का हिंदू अगर कहीं पलायन करता है, अगर हम आवाज उठाते हैं, देखिए भाषणबाजी हो, ये कहा जाता है कि ये सोची समझी। हम तो फर्क समझना चाह रहे हैं दिनेश दुबे जी। ओहो दुबे जी, फर्क समझा। दिनेश, आपकी सोची समझी राजनीति और सियासत और अखिलेश यादव की सोची समझी सियासत का फर्क बता दीजिए। उत्तर प्रदेश को ये देखिए मथुरा का दंगा आज पूरे भारत के इतिहास में इतना गंदा दंगा हुआ है। मथुरा में दंगा, ये किस सामने इस बात करेंगे? आज समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने दंगा कराया है, उन्होंने जमीन को कब्जा कराया है, उन्होंने आज जो है हत्याएं हुई वहां पे 2 पुलिस के अधिकारी मरे हैं, उनको देखने के बाद उनको कुछ दिया भी नहीं है। आज जो लैंड कानून व्यवस्था है यह समाप्त हो चुकी है। पुलिस का अधिकारी मारा जाता है, उसको देखने तक भी कोई नहीं जाता है। आज वहां पे हत्या होती है, 45 हत्याएं होती है, उनके प्रति किसी को सहानुभूति नहीं है। आज उत्तर प्रदेश खोल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता मथुरा की घटना से बहुत आक्रोशित है, इसलिए आने वाले समय में यह जनता जवाब देने वाली है। लेकिन आप लोग मथुरा को तो मुद्दा बना ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता घबराए हैं, मुख्यमंत्री सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है दिनेश जी, परेशान है, मुख्यमंत्री हताश है, उत्तर प्रदेश की जनता मथुरा की घटना से उबल रही है और आप कैराना को मुद्दा बना रहे हैं। व्यापक घोटाले में 50-60 हत्याएं होती है। केसी जैसे हो गया। देखिए ऐसे आपस में मत मथुरा के घटना से बहुत आकर्षित है। कैराना का घटना एक हिंदुत्व का विषय है, क्योंकि हिंदुत्व देश का जीवन है। अगर वह नहीं रहेगा तो देश नहीं चलेगा। देखिए खुलासा कर दिया, अच्छी बात। हिंदुत्व की भावना भदौरिया साहब, ये पार्टी हिंदुओं की रक्षा करती है। ठीक है दिनेश दुबे जी। ओहो केसी जैन साहब, आपसे तो सवाल लेने का फायदा इसलिए नहीं है कि आप लगातार बोलते ही रहे। लोग अपराधी को ले आते हैं, अपराधी को अपने गोद में बैठाते हैं, फिर टिश्यू की तरह से उठा के फेंक देते हैं। ये ऐसी पार्टी है। अब जरा विकास जी को भी आने दीजिए। पार्टी का जो चरित्र है, आने दीजिए दिनेश जी, आने दीजिए भैया, वही दिखाती है। आने दीजिए विकास श्रीवास्तव जी। पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा, ये तीनों स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी हत्यारों को लाती है। और अभी अतीक का, इलाहाबाद का जो अतीक है उनका क्या होगा, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। ये इलाहाबाद का जो अतीक है, इनका यह क्या करेंगे? उनकी भी वही नौबत, उनके साथ भी धोखा होने वाला है। जितने भी अपराधी हैं, ठीक दिनेश जी, सर जरा आप विकास जी को बोल लेने दीजिए। विकास जी, अभी मान लिया डिबेट में दिनेश जी ने कि कैराना का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हित का मुद्दा है, बता दिया उन्होंने। अमित शाह जो बात नहीं कह पाए वो दिनेश जी ने हमारी डिबेट में कह दी, इसलिए कैराना में इतनी दिलचस्पी है। देखिए, समाजवादी पार्टी का रिमोट भारतीय जनता पार्टी के पास है, ये दिनेश जी की बात से भी पता चल गया, अमित शाह जी के मुद्दे पे भी। कांग्रेस पार्टी इसकी बड़ी घोर निंदा करती है कि एक लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बुरी तरह फेल सरकार है और दूसरा सांप्रदायिकता के नाम पे माहौल गर्म करने की कोशिश कर रहा है उत्तर प्रदेश में। अमित शाह जी महंगाई रोक नहीं पा रहे हैं, गरीबों किसानों के लिए कोई योजना पे उतर नहीं पाए हैं, सारे वादे झूठे साबित हो चुके हैं। और इधर पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, अधिकारियों की हत्या हो रही है, आम जनता का तो कोई सवाल ही पूछने वाला नहीं है, उनसे तो कोई लड़ने वाला नहीं है। और कितनी शर्मनाक डिबेट हो रही है आज। एक व्यक्ति अपराध जगत से निकला है, उसका नाम अपराधियों में एक शुमार है, उसको समाजवादी पार्टी शामिल कर लेती है। क्यों? क्योंकि कैराना से दिमाग बटाना है, उनको एक वोट बैंक दिखाई पड़ रहा था, शामिल तो करा लेते हैं, पर इसके बाद परिवार के लोगों का
वो सम्मान नहीं कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री। उनके पिता ने जो सांप्रदायिकता की राजनीति से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी खड़ी किया, आज अखिलेश यादव अपनी छवि बना करके गुंडे बदमाशों के खिलाफ एक रूप दिखाना चाह रहे हैं। अभी राज्यसभा के इलेक्शन हुए, एमएलसी के चुनाव हुए, किस तरीके से विधानसभा के अंदर गुंडागर्दी हुई। खुलेआम समाजवादी पार्टी के कुछ एमएलए जिनको अब ये लोग गुंडा मानते हैं, उनको बाहर निकाल का रास्ता इन्होंने दिखा दिया। ये राजनीतिक डिबेट यहाँ नहीं हो रही है कि किसानों का 6000 करोड़ से ऊपर का पैसा कब वापस होगा, कैसे वापस होगा। दिखाना चाह रहे हैं कि हम मुसलमान परस्त हैं, हम हिंदू परस्त हैं, और किसी ने इस गरीब को पीस दिया। एक बता रहे हैं मुलायम सिंह का ये पुत्र जो है बगुला भगत है, तो दूसरी मछली कौन है? मछली ये उत्तर प्रदेश की जनता है क्या? और आपका क्या जिम्मेदारी है? केंद्र में आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं पूछते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से? क्यों नहीं सवाल उठता है? ठीक है, आप भदौरिया इस साहब मुद्दे पे बात करते हैं, विकास भदौरिया साहब हिंदू हिंदू महासभा में शामिल हो जाइए। क्यों आप सरकार में है? आप हिंदू महासभा में जाइए और पाकिस्तान में जाकर, अफगानिस्तान में जाकर और ISIS के आतंकवाद से निपटने के लिए भदौरिया साहब से एक सवाल ले लें सर। एक केंद्र सरकार के नुमाइंदा पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रही है और इस हिंदुस्तान को, उत्तर प्रदेश को केवल हिंदू और मुसलमान के रूप में बांटना चाह रहे हैं। भदौरिया साहब, अभी दिनेश दुबे जो बीजेपी के नेता हैं, जब हमने उनसे कैराना से संबंधित सवाल किया तो वो ये कह रहे हैं कि कैराना दरअसल इसलिए मुद्दा है क्योंकि वो हिंदू हित से जुड़ा है। क्या ये हिंदू हित ही बार बार बहन मायावती को दंगों के तौर पर दिखाई देता है? क्या यही बात उनकी आशंका को थोड़ा ज्यादा बल देती है? देखिए, जहां तक बहुजन समाज पार्टी का प्रश्न है, बहन मायावती जी प्राथमिकता देती हैं भारत के संविधान और लोकतंत्र को। ये इन लोगों के दोनों के चेहरे बेनकाब हो गए दादरी में भी हाल। इन्होंने उसी मंदिर में जहां से इन्होंने निकलकर अखलाक की हत्या की थी, वहां पर पंचायत की सैकड़ों भाजपा के लोग इकट्ठे हुए, भगवा ब्रिगेड वाले, इन्होंने वहां पर फिर से महापंचायत का कॉल दिया। क्या धारा 144 में इस तरह से कोई सभा हो सकती है? और समाजवादी पार्टी के सिपाही वहां पर थे, उसके बावजूद वहां पर इस तरह का कार्यक्रम होने दिया गया। तो ये आप समझ सकते हैं क्या चाहते हैं। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इन्होंने अभी बच्चों को हथियार की ट्रेनिंग, लाठी, बल्लम, बर्छा, तलवार, ये किस तरह की तैयारी चल रही है उत्तर प्रदेश में? पूरे उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी के चरित्र को, जो फूलन देवी से लेके ददुआ तक के लोगों से प्रेरित रही पार्टी है, और इनके चेहरे को भी जान गए हैं। इसलिए अब दोनों के बारे में कुछ मुझे और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। केसी जैन साहब, अब जवाब दे दीजिए सर। देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव में एक मुद्दा आता है उभर करके, हिंदू और मुस्लिम ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इनको ध्रुवीकरण का लाभ भी मिला और लोकसभा चुनाव में इनको ध्रुवीकरण करने का लाभ भी मिला। अरे सहयोग तो आप भी कर रहे हैं ना सर, आप पर भी तो मिली भगत का आरोप लग रहा है, आप ही तो शय दे रहे हैं। नहीं, कोई सहयोग नहीं है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आरोप लगाना अलग बात है। आप देखिए कैराना को किस तरीके से खत्म किया गया। कैराना को इन्होंने दूसरा कश्मीर बनाने का काम किया। साफ साफ इन्होंने कहा वो जम्मू कश्मीर बन गया है, वहां से हिंदू पलायन हो रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। वहां पे संतों ने भी जाकर के रिपोर्ट ला करके सौंपी, ऐसी कोई बात नहीं। वो फर्जी रिपोर्ट है, संतों की फर्जी रिपोर्ट है। इनके लोग गए थे, इनके जो संत हैं, कि संतों की फर्जी रिपोर्ट है, संत सरकार ने भेजे थे, वो जाके गए थे और वो फर्जी रिपोर्ट दी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ना उसका कोई प्रमाण है। असली रिपोर्ट बीजेपी वाली है राजीव जी। और जो क्यों दिनेश जी, असली रिपोर्ट बीजेपी वाली है जो गवर्नर साहब को समझ है, बाकी सारी रिपोर्ट फर्जी है। असली रिपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी उसको चैलेंज भी किया है कि अखिलेश चाहे तो उसमें उसकी जांच भी हो सकती है। देखिए राजीव जी, जो बीएसपी का है, बीएसपी का लोगों ने शासन देखा है कि क्या रहा है। 30-30 युवाओं की हत्याएं होती हैं, जैसा बड़ा घोटाला होता है, और किस तरीके से टिकट में किस तरीके से बहुत पीछे चले जाएंगे। देखिए जैन साहब, बहुत पीछे चले जाएंगे। और फिर विधायक मंत्री वो पैसा कैसे वसूलते हैं। और उन्होंने जो किया उसी के बाद फिर आपकी सरकार आई। ये
सारी बातें हर कोई जानता है। और जो बातें छुपी थी राजीव जी, वो जो बातें छुपी थी वो बातें उभर करके बाकी बची कुछी स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो कि मायावती जी के साथ 3 बार उनके मुख्यमंत्री काल में उनके साथ में रहे, उन्होंने सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं। एक पार्टी के बड़े नेता ने कुछ कहने को नहीं रहा। और जनता चाहती है विकास। जनता ना तो ये मुद्दा चाहती है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ना तो चाहती है, ना तो ये घोटाला चाहती है। ठीक है, जनता विकास चाहती है और आप ये कह रहे हैं कि हम वो विकास दे ही रहे हैं। अजय जी, एक फाइनल कमेंट कर दीजिए, ये जो लूरा कुश्ती है ये ऐसे ही चलती रहेगी? ये जो आरोप प्रत्यारोप है ये ऐसे ही चलता रहेगा? आने वाले दिनों में हम खूब देखेंगे। और इन सब के बीच ये जो कल सीएम ने एक कार्यक्रम में कहा कि उन्हें आशंका है कि दिसंबर के आसपास चुनाव हो जाए, इसमें कितना दम लग रहा है आपको? ठीक है, अब जरा एक लास्ट कमेंट सुन लीजिए अजय जी का। ठीक, अजय जी। देखिए, दिसंबर वाला चुनाव थोड़ा उन्होंने जो कहा है वो दरअसल आश्चर्यजनक है, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है। वो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी जिस तरह तैयार नहीं हो रही है, बेसिकली वो पार्टी को मैसेज देना चाह रहे हैं। अच्छा, उसे अलार्म कर रहे हैं। हाँ। अपनी ही पार्टी को, क्योंकि अखिलेश यादव की पिछले 3 महीनों की मेहनत के बदौलत पार्टी जो चुनावी लेवल पर अगले साल के चुनाव में तीसरे नंबर पर जा रही थी, अब दूसरे नंबर पर आ गई थी। भाजपा वापस तीसरे नंबर पर गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन पिछले 15 दिन के धींगा मुश्ती ने, और जो खासकर ये 5 दिन में हुआ है, इसने वापस उसको तीसरे नंबर पर ला दिया। क्योंकि जो छवि है, मतलब जो मुलायम सिंह की जो छवि 4 साल की रही है, अखिलेश उसको 1 साल में जो है वो मतलब फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे अगर पार्टी के इनके भीतर सपोर्टर रहेंगे और ऐसी धींगा मुश्ती चलती रहेगी, सबकी अलग राह और पार्टी के भीतर तमाम विभीषण, तो फिर दुश्मनों की इनको जरूरत नहीं है, दोस्त ही दुश्मन है इनके। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में आने के लिए। भदौरे साहब शुक्रिया आपका, सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसी जैन साहब, दिनेश दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विकास जी आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी आप हमारे आज की इस डिबेट में आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जा रही हैं।